ओके। सो देखिए देखिए हम आपका लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो लॉज ऑफ मोशन मैंने आपका लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन 5th चैप्टर है आपका, जिसमें हमने आपका फर्स्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा था और हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था ना। मोमेंटम क्या क्या होता है आपका, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है ना और उसके पास अगर वेलोसिटी भी है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। पी से इसको हम डिनोट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। और ये जो मोमेंटम होता है ना, ये मोमेंटम जो होता है आपका, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। याद रखना, मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है। देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे मास स्केलर क्वांटिटी है बट वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। सो जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम भी होता है। सो याद रखना आप, मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। अब मोमेंटम पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, देखिए, the rate of change of momentum the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। the rate of a change of a momentum, ठीक है, the rate of change of momentum of a body या फिर ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है। the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force act। और मोमेंटम किस डायरेक्शन में जाता है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। समझ रहे हो आप? तो मतलब फोर्स और मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्या होता है आपका, सेम होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास आप, जैसे कि देखिए आप ऐसे एग्जांपल मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे कि आप क्रिकेट देखते हो, ठीक है। नॉर्मल अगर आपका जो बॉलर है वो बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, तो देखिए मान लीजिए बॉल हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब बॉल का कुछ मास होगा आपका, ठीक है, बॉल के पास मास है। अब बॉलर ने बॉलिंग की, मतलब उसने उसको वेलोसिटी दी, जिसकी वजह से उसके अंदर मोमेंटम आ गया, सही है। उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी, बॉलर ने बॉलिंग की, उसके पास कुछ मास है, उसने बॉलिंग की, उसने उसको वेलोसिटी दी और उसके पास मोमेंटम आ गया, मास इनटू वेलोसिटी। अब क्या हुआ, बैट्समैन ने हिट किया। जब बैट्समैन इसको हिट करेगा, ठीक है ना, तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। जितनी ज़्यादा वो फोर्स अप्लाई करेगा उतनी तेज़ी से आपकी बॉल जाएगी, उतनी उसकी स्पीड बढ़ेगी। मास तो कांस्टेंट रहेगा बैट्समैन हिट करने के बाद, समझ रहे हो आप। मान लीजिए कि पहले जब वो बॉलर ने उसको P1, मोमेंटम पहले P1 था, कितना, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u, ठीक है। अब बॉल का मास m था और बॉलर ने उसको थ्रो किया, उसने कितनी वेलोसिटी दी, उसको u वेलोसिटी दी, तो ऑब्जेक्ट के, तो उसमें मोमेंटम कितना प्रोड्यूस हुआ, P1। अब जब बैट्समैन ने उसको हिट किया, सो मास तो चेंज नहीं होगा बट वेलोसिटी चेंज होगी। और वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कितनी वो फोर्स अप्लाई करेगा। जितनी ज़्यादा बैट्समैन फोर्स अप्लाई करेगा उतनी स्पीड से आपकी बॉल जो वो मूव करेगी। सो उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो फाइनल मोमेंटम मान लीजिए कितना, m इंटू फाइनल वेलोसिटी v। तो ये आपका फाइनल मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा आपका, अगर मैं आपसे पूछूँ चेंज इन मोमेंटम, तो आप चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू MV माइनस MU। सो M यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका V माइनस U। तो ये आपका आ गया चेंज इन मोमेंटम। समझ रहे हो आप। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मोमेंटम में जो चेंज आया है ना, फाइनल माइनस, किसी भी चेंज हम ऐसे निकालते हैं ना, फाइनल से उसको इनिशियल जितनी पहले थी और जितनी फाइनल, मतलब जितनी फाइनल में हो गई, फाइनल से इनिशियल को माइनस कर दिया, आपको चेंज मिल जाएगा। सो यहाँ पे वही है आपका कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, द रेट मतलब टाइम। अब यहाँ पे टाइम भी तो लग रहा है आपका। तो कहने का मतलब वही है, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज होगा वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, क्योंकि फोर्स, जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी, या फिर समझ रहे हो आप, या फिर स्पीड कम होगी। अगर कम फोर्स अप्लाई करेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी,
ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल यही बात कर रहा हूँ मैं आपको। सो याद रखना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब इसको अगर मैं लिखूँ, इसको मैथमेटिकली अगर मैं करूँ, ये मैथमेटिकली अंदर इसको जब समझाया है, ठीक है। देखिए ये तो आपने पहले 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। मैं ऐसे इसको नहीं कराऊंगा आपका, थोड़ा सा हम कैलकुलस मेथड से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैथमेटिकली अगर मैं करूँ तो इसको आप बस इसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। ये जो पार्ट है आपको समझाने के लिए बताया है। तो देखिए अब इसको अगर मैथमेटिकली इसको लिखूँ मैं, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकली अगर उसको करूँ मैं यहाँ पे, सो आपको मैंने क्या बताया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना डी पी ओवर डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी ओवर डी टी। ये आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैं ऐसे लिखता हूँ ना, डी पी ओवर डी टी। डी पी मतलब आपका यही है, डी पी ना, आपको मैंने बताया डिफरेंशिएट ना, ये कैलकुलस मेथड से बता रहा हूँ मैं आपको, कैलकुलस वाले मेथड से, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं कि आपका एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, ये भी पढ़ा है आपने ना। वी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना, डी एक्स ओवर डी टी ना, यही हम पढ़ते आए अभी +1 में, आप सिर्फ यही देखोगे, ठीक है। यही चीज़ में आप ऐसे नहीं कि आप इसको ऐसे P2 - P1, ठीक है। हम डी पी का मतलब क्या है आपका, देखिए यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पी डी पी का मतलब क्या है आपका, वही है, यही है, चेंज इन मोमेंटम यही है आपका, P2 - P1 ही है, ओके। बट ये 9th में किया था, अभी आप +1 में हो तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी ओवर डी टी। ये क्या है आपका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी ओवर डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा उसका रेट, मतलब टाइम होता है, ठीक है। मोमेंटम क्या हो रहा है आपका, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे डी पी ओवर डी टी, मतलब पी यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है। अब आपको नॉर्मल पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। सो मैं यहाँ पे आपका इसमें पुट कर रहा हूँ, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ये वाला, पुट द वैल्यू ऑफ 2 in 1, सो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ओवर डी टी। पी यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, मास इंटू वेलोसिटी। पी की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया आपकी, पी की वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट आपको पता है, डिफरेंशिएट के बारे में बताया कैलकुलस, ठीक है, ये कैलकुलस ही है आपका। सो एफ इज़, यहाँ पे m और v में कांस्टेंट कौन सा होगा आपका, m कांस्टेंट हो रहा है, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, बॉडी ना, मैंने आपको बताया जब बॉलर जब इसको हिट करेगा, बॉलर जब इसको बॉलिंग करेगा और बैट्समैन जब हिट करेगा तो उसका मास बॉल का चेंज नहीं होगा, सो मास यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, ओके। सो मास को मैं बाहर ले लूँगा, मास को यहाँ पे बाहर ले लूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी वी ओवर डी टी। और आपको पता है डी वी ओवर डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। ये पहले भी बताया, थर्ड चैप्टर में आपको बताया मैंने, इक्वेशन ऑफ मोशन में, एक्सीलरेशन डी वी ओवर डी टी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी वी का मतलब वही है, डी वी मतलब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। देखिए हम ऐसे ही समझ रहे हो, आप डी ऐसे डिफरेंशिएट के फॉर्म में ही लिखेंगे इसको, ओके, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, एम इंटू, तो डी वी ओवर डी टी की जगह पे यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ए। अब प्रोपोर्शनल का सिंबल आप हटाना है यहाँ, तो यहाँ पे ले लूँगा मैं के एम ए, ओके। तो एफ इज इक्वल टू के एम ए आ गया। अब के को पहले निकालें, के क्या है आपका, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, के क्या है यहाँ पे आपका, फोर्स कांस्टेंट। तो के की वैल्यू पहले के निकाल लेते हैं। मान लीजिए इफ़ के कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए इफ़ एफ इज़ 1, एफ कितना आपका 1 न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मास आपका 1 kg और एक्सीलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कोई भी मान लीजिए आपके पास एक बॉडी थी जिसका मास कितना था 1 kg, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी 1 न्यूटन और एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 1। सो के इक्वल टू 1 आ गया, फॉर्मूला पुट करिए तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन।
सो ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। इसका डेरिवेशन आपने 9th में भी किया है, बट ऐसे सिंपल आपने ऐसे किया था P2 माइनस P1 इज इक्वल टू M इज इक्वल टू V माइनस यू, ऐसे भी कर सकते हो आप, फिर डिवाइडेड बाई T करके फिर V माइनस यू अपॉन T की जगह पे आप A पुट करके तो आपका M इंटू A आ जाता है फॉर्मूला, ठीक है। ये आपने 9th में पढ़ा था, बट आप +1 में, इसलिए मैंने आपको एक कैलकुलस मेथड से बताया है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, सो याद रखना। हम ऐसे लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपका मैथमेटिकली मैंने प्रूव किया है सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और इसकी SI यूनिट कितनी होती है, SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, और मास की क्या होती है kg, तो ये kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो ये आपका आता है सेकंड लॉ। तो याद रखना आपकी कि जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, और बॉडी का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी से हम निकालेंगे। सो वेलोसिटी चेंज होगी मतलब उसका समझ रहे हो, मोमेंटम चेंज होगा, और वो डिपेंड करेगा आप कितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यही बताया है। और देखिए जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी जाएगा आपका, समझ रहे हो आप, जिस डायरेक्शन में बॉडी फोर्स अप्लाई, इसलिए हम बोलते हैं मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो ये आपका था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए मैंने आपको ये बताया है कि जो सेकंड ये जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला के बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो इसको रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों रहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स निकालने का फॉर्मूला मिलता है। ये क्या है, ये फोर्स निकालने का फॉर्मूला ही तो हमने बनाया है यहाँ पे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपको सिर्फ फोर्स निकालने का फॉर्मूला आपको मिलता है। अब देखिए मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, डिराइव करूँगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ, ठीक है, मैथमेटिकली इसको प्रूव करूँगा, मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट आपको मैंने बताया थी क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि आपकी बॉडी, एक बॉडी आपकी, समझ कोई ऑब्जेक्ट आपका अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, अनटिल और अनलेस हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो मतलब हम कोई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम फोर्स अप्लाई नहीं करते। ओके, तो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन ना, फ्रॉम सेकंड लॉ हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम सेकंड लॉ F इज इक्वल टू क्या है आपका, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब आपको पता है इफ़, अगर मान लीजिए अगर मैं F इक्वल टू कितना कर रहा हूँ आपका, F अगर 0 कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ा है कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अनटिल और अनलेस उस पर हम फोर्स अप्लाई ना करें। सो मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो F कितना आपका 0। अगर F आपका 0 है तो M इंटू A इक्वल टू कितना आपका 0। मास बॉडी का 0 नहीं हो सकता, मतलब एक्सीलरेशन आपका 0 है ना, बॉडी के पास मास तो होगा ना मास तो मतलब अब यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो एक्सीलरेशन आपका 0 है, तो M इज़ इक्वल टू, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है। देखिए एक्सीलरेशन को मैं लिख सकता हूँ ना, V माइनस यू अपॉन टी लिख सकता हूँ। आपने इक्वेशन पढ़ा है V इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से आप एक्सीलरेशन निकाले तो V माइनस यू ओवर टी होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, जिसको मैं dv ओवर dt लिखता हूँ, उसका मतलब यही है V माइनस यू ओवर टी ना। सो एक्सीलरेशन में यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ V माइनस यू ओवर टी इक्वल टू 0, सो यहाँ से M 0, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा V माइनस यू इक्वल टू 0, ये यहाँ पे जाएगा 0 हो जाएगा, T यहाँ पे जाएगा 0, V माइनस यू इक्वल टू 0, सो V इक्वल टू यू आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, V इक्वल टू यू क्या है, V क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, और U क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास, अगर आप बॉडी में अगर आप फोर्स अप्लाई ना कर रहे हैं, अगर अप्लाई नहीं कर रहे हो, सो आपकी फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, इनिशियल वेलोसिटी के। मतलब अगर आप इनिशियल में या रेस्ट पे हो, इफ़ U इक्वल टू 0 देन V ऑल्सो 0। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट is at rest, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है ऑब्जेक्ट की, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी 0।
अगर बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फोर्स अप्लाई ना करें तो बॉडी अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी ना, मतलब क्या आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है, मतलब एक्सीलरेशन आपका ज़ीरो है। बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है तो वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जाती रहेगी। इनिशियल स्पीड जितनी है उतनी फाइनल स्पीड रहेगी। सो इसका मतलब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो प्रूव करते हैं यहाँ से। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी करेंगे हम इसके बाद, ठीक है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी हम प्रूव करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। ओके, थैंक यू।